नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश मिश्रा आपके प्यारे चैनल साक्षी 247 में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि हमारे चैनल के द्वारा आप लोगों को सफल करने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रयास के क्रम में मैं आप लोगों को जीके जीएस से संबंधित विषयों को पढ़ाऊंगा। आज हम लोग संविधान की शुरुआत करेंगे। संविधान किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हैं, अगर आपका संविधान पूरा नहीं है तो आप हो सकता है कि परीक्षा से बाहर हो जाए। ठीक है, चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं। संविधान शुरू करने से पहले कुछ प्रश्न बच्चों के दिमाग में होते हैं, जिसका उत्तर मैं आप लोगों को पहले ही दे देता हूं। उसके बाद हम लोग संविधान की शुरुआत करेंगे। सबसे पहला प्रश्न यह होता है कि क्या सर हम लोगों को संविधान आवश्यक है? तो जी हाँ, आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको संविधान पढ़ना ही होगा। अगर आप पिछले यूपीएसआई की वैकेंसी को देखें तो उसमें पूरे के पूरे 16 प्रश्न संविधान से आए थे। पीसीएस की अगर बात करें तो 9 से 10 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। यूपी पुलिस की बात करें तो कम से कम 3 प्रश्न मिलते हैं। अर्थात किसी भी परीक्षा में आपको कम से कम 3 प्रश्न और अधिकतम 6 से 7 प्रश्न भी मिल सकते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा होता है कि सर यह किस लिए आप पढ़ा रहे हैं? तो इसके लिए समझने का प्रयास करिए। मेरे द्वारा पढ़ाया गया संविधान तो वैसे सभी परीक्षाओं की दृष्टि से पढ़ाया जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से 2023 में आने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको पठन पाठन कराएंगे, जिसमें सबसे पहले नंबर पर होगा यूपी पीसीएस, दूसरे नंबर पर यूपी आरओ और एआरओ, तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो एसएससी से संबंधित 2 परीक्षाएं वार्षिक होती हैं, CHSL और दूसरा CGL। उसके बाद अगर आगे चर्चा करें तो 2023 में उत्तर प्रदेश में 2 वैकेंसियां प्रमुख हैं। पहले नंबर पर यूपी पुलिस हो जाएगी और दूसरे नंबर पर यूपी बीडीओ 2018 वाला। इन सभी परीक्षाओं में संविधान आपका बेहतर साथ देगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम लोग संविधान के बारे में बात करेंगे। संविधान है क्या? संविधान किसे कहते हैं? यह बना कैसे और बनने के पीछे क्या कारण था? क्या यह एकाएक बन गया या सीढ़ी दर सीढ़ी बना? और संविधान नहीं था तो हमारे देश का संचालन कैसे किया जाता था? चलिए आज इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको आपके क्लास में मिलेगा। देखिए, संविधान को अगर हम लोग बात करें तो अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन शब्द के नाम से जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द के नाम से जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द के नाम से जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के, किस भाषा के? लैटिन भाषा के। ध्यान में रखिएगा और ध्यान से समझिएगा। लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूट शब्द से हुई है। कॉन्स्टिट्यूट शब्द से हुई है मेरे बच्चों, कॉन्स्टिट्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है शासन करने वाला सिद्धांत। क्या होता है? शासन करने वाला सिद्धांत। अगर दूसरे शब्दों में हम लोग देखें तो किसी भी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए लिखित या अलिखित माध्यम से जो भी नियम और कानून बनाए जाते हैं उसे हम लोग उस देश का संविधान कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए स्थिति क्या थी हमारे यहाँ।
संविधान की जरूरत क्यों पड़ी और इसके बनने के पीछे कारण क्या थे, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग देखेंगे। तो आगे चलते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, संविधान पढ़ते वक्त सबसे पहली टॉपिक आती है भारतीय संविधान का। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान का संवैधानिक इतिहास। क्या? संवैधानिक इतिहास, संवैधानिक इतिहास। आज इस पर चर्चा होगी और अच्छे से चर्चा होगी। जिन बच्चों को यह टॉपिक समझ में नहीं आता है वह बच्चे आज के बाद शिकायत करना बंद कर देंगे। अगर भारतीय संविधान के संवैधानिक इतिहास की बात करें तो यह इतिहास से संबंधित क्लास है, क्योंकि इसमें लिखा है भारतीय संविधान का संवैधानिक इतिहास। चलिए चर्चा करते हैं। वैसे तो शुरुआत इसकी होती है अंग्रेजों के आने के समय से, लेकिन मैंने बताया कि क्यों जरूरत पड़ी और क्या पहले हमारे देश में संविधान नहीं था। तो इसको समझने के लिए हम लोग चलेंगे आज से 5000 साल पुराने सिंधु सभ्यता के अंतर्गत। तो सिंधु सभ्यता में बहुत सारे नियम कानून थे। जैसे सिंधु सभ्यता की अगर हम बात करें तो सिंधु सभ्यता हमारा मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। इस मात्र सत्तात्मक सभ्यता होने के पीछे का क्या कारण था? यही कारण था कि यह नियम बताता था कि उस समय भी कुछ नियम और कानून कार्य करते हैं। इसके आगे हम लोग चलेंगे, वैदिक सभ्यता की बात करेंगे। तो वैदिक सभ्यता में आप लोगों को पता है कि हमारे समाज को 5 वर्गों में बांटा गया था, जिसमें कुल, ग्राम, जन, विश्व और राष्ट्र हुआ करता था। तो यह जो 5 प्रकार बांटा गया है, क्या यह नियम सभ्यता नहीं है? अर्थात वैदिक सभ्यता में भी नियम और कानून थे। आगे चलेंगे, मध्यकालीन भारत के इतिहास के संबंध में अगर हम लोग बात करें तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम एक अरब यात्री था जिसने भारत पर क्या किया? आक्रमण किया। भारत में सबसे पहला जजिया कर लगाने वाला मोहम्मद बिन कासिम ही हुआ। तो यह जजिया कर क्या था? यह नियम कानून था जो हिंदुओं पर लगाए जाने वाला एक धार्मिक कर था। अर्थात अगर आप हिंदू हैं और मंदिर में जाके पूजा पाठ करना चाहते हैं तो आपको उसका टैक्स देना होगा। अगर इसके आगे हम चर्चा करें दिल्ली सल्तनत में ही, तो तुगलक वंश से पहले खिलजी वंश की अगर बात करें तो एक शासक था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने तो हद कर दी थी। इसने पूरा का पूरा आदेश दे दिया था और उसका आदेश यह था कि जो भी व्यक्ति व्यापार करते समय अगर कम तौलता है तो जो जितना कम तौलता है उतना उसके शरीर से मांस को निकाल के सामान के साथ तौल दें। तो यह क्या था? यह नियम और कानून ही था। अगर इसके आगे हम लोग बात करेंगे मुगल वंश में, तो मुगल वंश से पहले अगर हम बात करें तुगलक वंश की, तो जलालुद्दीन फिरोज शाह तुगलक की अगर बात करें तो इसने क्या किया? इसने भी जजिया कर को लगाया, लेकिन प्रतिबंधित रूप से लगा दिया, कठिन रूप से लगा दिया। मोहम्मद बिन कासिम के समय जजिया कर में ब्राह्मणों को छूट थी, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? फिरोज शाह तुगलक ने कहा कि नहीं, अब ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगेगा। तो यह सब नियम कानून ही थे जो प्रत्येक समय में राज्य को चलाने का काम करते थे। अगर हम इसके आगे चर्चा करें तो मुगल वंश में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। तो यह क्या था? कानून था। उसने कहा कि नहीं भाई, जजिया कर अब समाप्त आज से, तो कुछ दूसरे कानून उसके द्वारा बनाए गए। तो यह सब चीजें क्या है? यह नियम और कानून ही है। और हद तो तब हो गई जब मुगल वंश में पूर्ववर्ती मुगल का अंतिम शासक औरंगजेब, जिसे अपने नियम और कानून के लिए ही जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं दोस्तों कि जो नियम और कानून थे वह क्या थे? वह संविधान ही था। लेकिन यह संविधान और भारत के वर्तमान संविधान में बहुत अंतर था। उस समय का जो संविधान था वह राजा अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करते थे, लगाने का प्रयास करते थे। अगर कोई राजा का आपसी आदमी, या यह कह सकते हैं कि राजा का कोई आपसी संबंधी, आपस का संबंधी अगर कोई गलत काम करता है तो शायद वह बच भी जाए, लेकिन जनता उस समय नहीं बचती थी।
और वर्तमान परिवेश में जो हमारा संविधान है, यह क्या है, सभी के लिए समान नियम और कानून है। यही उस समय के और इस समय के संविधान में अंतर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यह तो मध्यकालीन भारत तक की बात हो गई। अब बात करेंगे अंग्रेजों की। तो 1599 ईस्वी में 1599 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था। प्रथम अंग्रेज था। प्रथम अंग्रेज जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था जॉन मिल्डेन हॉल। मिल्डेन हॉल यह भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज तो था दोस्तों, लेकिन इसके साथ एक मिथक यह था कि यह जल मार्ग से न आकर के किस मार्ग से आया था? स्थल मार्ग से आया था। किस मार्ग से? स्थल मार्ग से आया था। यह आया क्यों? तो थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा प्रथम पुर्तगाली यात्री बनकर भारत आया। भारत से बहुत सारे सामान जैसे सूती वस्त्र और यहाँ के प्रमुख मसालों को ले जाके यूरोप में 60 गुना दाम पर बेचता था। अब भाई सीधी सी बात, यह सब देखे इन लोगों को भी ललक लगी कि यार क्यों ना हम अपने देश को समृद्ध बनाएं, हम भी समृद्ध बने। और इसी की खोजबीन के लिए यह प्रथम अंग्रेज 1599 ईस्वी में जॉन मिल्डेन हॉल भारत आया। यह आया, एकाक वर्षों तक भारत में रहा। भारत में घूमने के बाद यह गया और वहाँ पे उस समय की वर्तमान रानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम थी। चलिए देखते हैं उस समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? इंग्लैंड की महारानी महारानी एलिजाबेथ। पूरा नाम न लिख करके मैं ऐसे ही लिख देता हूं, एलिजाबेथ प्रथम थी। इनसे मिला और एलिजाबेथ प्रथम ने ही उसी समय सन 1600 ईस्वी में ही, ध्यान में रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, अब यहां से प्रश्न बनना स्टार्ट होता है। सन 1600 ईस्वी में ही एक डेट आती है 31 दिसंबर। कौन सी डेट? 31 दिसंबर। 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी। 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में लंदन में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा है, लंदन में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। तो कई बार तो प्रश्न यह पूछता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने की? तो एलिजाबेथ प्रथम ने। कहां पर किया गया? लंदन में। और कुछ प्रश्न और बनते हैं, जैसे इसमें कुल कितने साझेदार थे? तो ध्यान में रखिएगा बच्चों, कुल साझेदार जो थे, कुल साझेदार जो थे वह 217 थे। कितने थे? 217। कभी कभी पूछ लेता है कि कुल कंपनी की संपत्ति कितनी थी? कुल कंपनी की संपत्ति कितनी थी? तो ध्यान में रखिएगा 30,133 उस समय पाउंड था। पाउंड 30,133 पाउंड। और यहां से एक प्रश्न और बनता है कि इस कंपनी को चलाने की जिम्मेदारी किसके पास थी? तो चलिए देख लेते हैं कि जिम्मेदारी किसके पास थी। चलाने की जिम्मेदारी 26 सदस्यों के पास थी। कितने सदस्यों के पास? 26 सदस्यों के पास। यह कुल 26 सदस्य थे, जिसमें सबसे पहले शीर्ष पर एक गवर्नर हुआ करता था। कौन? एक गवर्नर हुआ करता था। इसकी सहायता करने के लिए एक उप गवर्नर हुआ करता था। कौन हुआ करता था? उप गवर्नर। ध्यान में रखिएगा, यहां से प्रश्न बनते हैं। और इसकी देखरेख करने के लिए इसके नीचे तीसरे स्थान पर 24 अन्य सदस्य हुआ करते थे। 24 अन्य सदस्य हुआ करते थे।
24 अन्य सदस्य हुआ करते थे। तो कभी कभी प्रश्न पूछता है कि वह जो कंपनी बनी ना, उस कंपनी में प्रथम गवर्नर कौन थे। तो ध्यान में रखिएगा, उस कंपनी के अंतर्गत आने वाला प्रथम गवर्नर जो था वह था लॉर्ड मेयर। कौन था? लॉर्ड मेयर। यह भी इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में इसको पूछा गया था। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं। अब इसके आगे जब हम लोग चर्चा करेंगे तो बात कंपनी की हो गई, बात साझेदार की हो गई, प्रथम अंग्रेज आने वाले की हो गई। अब बात आता है, एक डेट आता है 1608 ईस्वी। कौन सी डेट आती है? 1608 ईस्वी। 1608 ईस्वी में प्रथम अंग्रेज जो कि जल मार्ग से आया था उसकी चर्चा की जाएगी। तो प्रथम अंग्रेज, ध्यान में रखिएगा, प्रथम अंग्रेज। एक मैंने बताया था कि स्थल मार्ग से आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो जॉन मिल्डन हाल। और अगर हम बात करेंगे प्रथम अंग्रेज जो जल मार्ग से आया था, तो उसका नाम था प्यारे बच्चों कैप्टन हॉकिंस। क्या नाम था? कैप्टन हॉकिंस। ध्यान में रखिएगा, यह जल मार्ग से आने वाला था। जल मार्ग से, सीधी सी बात है कि जल मार्ग से आया है तो इसके पास जहाज भी होगी। तो जहाज से भी कई बार प्रश्न पूछ लिया है कि इसकी जहाज का क्या नाम था। तो ध्यान में रखिएगा, इसकी जहाज का नाम था रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन कई बार पूछा है, अभी पिछले साल भी पूछा था किसी परीक्षा में। रेड ड्रैगन जहाज से आया और भारत में रहा। और यहां से एक प्रश्न और पूछता है कि जब यह कैप्टन हॉकिंस भारत आया तो उस समय भारत का शासक कौन था। तो उस समय आप लोग जानते हैं कि मुगल वंश चल रहा था। मुगल वंश का परचम था भाई, मुगल वंश चल रहा था। और मुगल वंश का शासक कौन था? जहांगीर था। जहांगीर ने इसका बहुत ही आदर और सत्कार किया, यहाँ तक कि इसको इंग्लिश खान की उपाधि भी प्रदान की। और ऐसे तैसे चलता रहा। फिर उसके बाद आगे हम लोग जब चर्चा करेंगे तो इनके द्वारा, ध्यान में रखिएगा, इनके द्वारा पहली फैक्ट्री की स्थापना, पहली फैक्ट्री की स्थापना, फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई? मसूलीपट्टम में की गई थी। मसूलीपट्टम में की गई थी। ध्यान में रखिएगा, मसूलीपट्टम कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। लेकिन यह पहली फैक्ट्री की स्थापना जो की गई थी और यह मसूलीपट्टम जो था यह एक अस्थायी फैक्ट्री थी। कौन सी फैक्ट्री थी? अस्थायी फैक्ट्री थी। डेट भी पूछ लेता है तो ध्यान में रखिएगा, डेट है सन 1611 ईस्वी। एक डेट आती है 1613 ईस्वी की। 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री, कौन सी फैक्ट्री? अस्थायी फैक्ट्री। अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना, अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की? सूरत में। कहाँ? सूरत। सूरत कहाँ पड़ता है यह भी बताने की जरूरत नहीं है, गुजरात में पड़ता है। क्लियर हो गया? ऐसे तैसे ये लोग अपना व्यापार करने लगे और इन लोगों ने भारत के प्रमुख 3 नगरों में अपनी प्रेसिडेंटियां स्थापित की। अर्थात उस समय भारत में अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंटियां हुआ करती थी। एक मद्रास प्रेसिडेंटी, दूसरा बंगाल कलकत्ता जिसे हम लोग जानते हैं कलकत्ता, और एक तीसरा जो होता था बम्बई प्रेसिडेंटी हुआ करती थी। यहीं से यह लोग अपना शासन वगैरह करते रहते थे और कार्य को आगे बढ़ाते थे। यह इस समय तक केवल यह सोचते थे कि हम लोगों को यहाँ पे व्यापार करना है। लेकिन एक डेट आती है, अब ध्यान में रखिएगा, यहाँ से स्टार्ट होता है सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब एक डेट आती है 1707 ईस्वी की। 1707 ईस्वी की। 1707 ईस्वी की डेट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 1707 ईस्वी को प्यारे बच्चों औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? औरंगजेब की।
औरंगजेब की मृत्यु होने के फलस्वरूप जो भारत के कुल 21 सूबों पर मुगल वंश का परचम फहरा रहा था वह धीरे धीरे टूटने लगा, अर्थात बहुत से सूबे क्या हुए, स्वतंत्र होना शुरू हो गए। ठीक है, तो औरंगजेब के समय प्रश्न पूछ लेता है कुल कितने सूबे थे, तो 21 सूबे थे। कितने? 21 सूबे थे। अब औरंगजेब की मृत्यु के बाद यह जो भी सूबे थे यह स्वतंत्र होना शुरू हो गए, जिनमें प्रमुख रूप से दो को हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इन दोनों से ही हमारा पुराना ताल्लुक होना चाहिए, क्योंकि यहीं से हमारे संविधान की संवैधानिक सीढ़ियां बनी हैं। एक तो हो जाएगा बंगाल, बंगाल सूबा, बंगाल सूबा, और दूसरा अवध सूबा, अवध सूबा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे तो 1700 ईस्वी के आसपास में ही औरंगजेब के द्वारा बंगाल का सूबेदार मुर्शीद कुली खां को नियुक्त कर दिया गया था। मुर्शीद कुली खां औरंगजेब के लिए काम करता था, वहां से टैक्स वसूलता था और औरंगजेब को दे देता था। लेकिन 1707 ईस्वी में जब अगर औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो इसने क्या किया, 1713 ईस्वी के आसपास, 1713 ईस्वी के आसपास बंगाल को स्वतंत्र करार कर दिया। बंगाल को स्वतंत्र करा दिया और इस बंगाल सूबा का सुल्तान बन बैठा, जिसे हम लोग कह सकते हैं सूबेदार बन बैठा। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग जब चर्चा करेंगे बच्चों तो देखिए थोड़ा सा मिटा लेते हैं। मुर्शीद कुली खां जो था, मुर्शीद कुली खां, मुर्शीद कुली खां था, इसने एक शहर की स्थापना की थी मुर्शिदाबाद। क्या नाम था उसका? मुर्शिदाबाद, आज भी वर्तमान में है मुर्शिदाबाद। उस समय बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद इसने क्या किया, स्थानांतरित कर दिया। स्थानांतरित करने के बाद इसका उत्तराधिकारी हुआ सुजाउद्दीन। कौन हुआ? सुजाउद्दीन। ध्यान में रखिएगा, सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन का उत्तराधिकारी हुआ सरफराज। सरफराज, और सरफराज का ही चचेरा भाई, कह सकते हैं इसको कि यह चचेरा भाई था। चचेरा भाई जो था जिसका नाम था अली वर्दी खां। क्या नाम था? अली वर्दी खां। उस समय बिहार की सूबेदारी देख रहा था। कहाँ की? बिहार की सूबेदारी देख रहा था। सरफराज खां पर अली वर्दी खां ने क्या किया? आक्रमण और बंगाल को अपने कब्जे में ले लिया। अपने कब्जे में लेने के फलस्वरूप यह बंगाल का शासक बन बैठा। अब अली वर्दी खां से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्या होता है। अली वर्दी खां अली वर्दी खां बहुत ही शक्तिशाली शासक था और ऐसा कहा जाता था कि इसके शासनकाल में बंगाल को, इसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भारत का स्वर्ग कहा जाता था। ठीक है, स्वर्ग कहा जाता है, भारत का स्वर्ग। सॉरी, थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत का स्वर्ग कहा जाता था। ठीक है, इसके आगे अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो अली वर्दी खां ने ही एक बात बताई थी अंग्रेजों के विषय में, या एक कथन कहा था जो आज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बताया था कि अंग्रेज मधुमक्खियों के समान है। मधुमक्खी के समान है। अगर आप इनको छेड़ेंगे नहीं तो यह शहद देने का काम करेंगे, और अगर आप छेड़ देते हैं तो यह आपको काट लेंगे। ठीक है, अली वर्दी खां का ही उत्तराधिकारी बनता है
सिराजुद्दौला, अलीवर्दी का खां का उत्तराधिकारी बनता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। अब बात आती है यहाँ पे कि सिराजुद्दौला के शासनकाल में बंगाल में ही दो शहर एक प्रकार से या नगर कह सकते हैं, यह बंगाल था और बंगाल के ही दो नगर, जिसके पहले नगर का नाम था चंद्रनगर और दूसरे नगर का नाम था कोलकाता या कलकत्ता भी कह सकते हैं, उस समय कलकत्ता ही था, कोलकाता। चंद्रनगर पर फ्रांसीसियों ने क्या किया, अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया फ्रांसीसियों के द्वारा, फ्रांसीसियों के द्वारा, जबकि कलकत्ता में या कोलकाता में अंग्रेजों ने अपना डेरा जमाना शुरू कर दिया। अब स्थितियां यह होती हैं कि चंद्रनगर और कोलकाता यह दोनों नगरों की घेराबंदी शुरू हो जाती है, किलेबंदी शुरू हो जाती है। जब यह बात सिराजुद्दौला को पता चलती है तो सिराजुद्दौला कहता है कि भाई आप लोग मान जाइए, लेकिन ये लोग मानने वाले कहाँ थे, लेकिन इसमें फ्रांसीसी मान गए थे, लेकिन यह कलकत्ता जो अंग्रेजों के द्वारा घेराबंदी की जा रही थी यह नहीं माने। सिराजुद्दौला गया और वहीं कलकत्ता में ही स्थित एक किला था जिसे सेंट फोर्ट जॉर्ज के नाम से जानते हैं, सेंट फोर्ट जॉर्ज के नाम से जानते हैं। जॉर्ज में ही एक छोटे से कमरे में 146 सैनिकों को क्या किया, सैनिक नहीं थे, एक प्रकार से कह सकते हैं कि केवल अंग्रेज थे। 146 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया, 146 को क्या कर दिया, बंद कर दिया। अगले दिन जब दरवाजा खुला तो इसमें से केवल 23 ही जिंदा बचे थे। कितने जिंदा बचे थे, 23 ही जिंदा बचे थे। इस घटना को ही हमारे भारतीय इतिहास के आधुनिक भारत में काल कोठरी की घटना, काल कोठरी की घटना या ब्लैक होल की घटना के नाम से जाना जाता है। ब्लैक होल की घटना के नाम से जाना जाता है। अब इस 23 में संजोग से एक व्यक्ति और बचा था जिसका नाम था डॉक्टर हालवेल। हालवेल, अब यह क्या था, इसने अंग्रेजों को पत्र भेजा और कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, यहाँ पे अंग्रेजों को जिंदा दफना दिया गया। अब बात अंग्रेजों तक पहुंची और फिर आ जाती है युद्ध तक की नौबत। उसी समय एक व्यक्ति रॉबर्ट क्लाइव, एक व्यक्ति था रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव, इसको मद्रास प्रेसिडेंटी से बुलाया गया था। उस समय यह मद्रास का गवर्नर हुआ करता था। मद्रास प्रेसिडेंटी से बुला दिया गया और बात आ जाती है 1757 ईस्वी की, 1757 ईस्वी की। 1757 ईस्वी में एक प्रमुख युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध होता है। पूछ लेता है कि किनके किनके बीच में हुआ था, तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति रॉबर्ट क्लाइव था। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर, रॉबर्ट क्लाइव। और अगर बात करें तो कलकत्ता का नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। सिराजुद्दौला इस युद्ध में नहीं हारता। हारने का प्रमुख कारण इसका सेनापति मीर जाफर था। इसका सेनापति का नाम क्या था, सेनापति जो था मीर जाफर, मीर जाफर। इसने सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया। जब धोखा दे दिया तो रॉबर्ट क्लाइव यह युद्ध महज 1.5 से 2 घंटे में जीत गया। अर्थात हमारे भारतीय इतिहास का सबसे छोटा होने वाला युद्ध यही है। यह मात्र 1.5 घंटे से 2 घंटे तक ही हुआ था। ठीक है, इसमें सिराजुद्दौला मारा जाता है। कौन से युद्ध में, प्लासी के युद्ध में। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के मारे जाने के बाद मीर जाफर से अंग्रेज खुशी हुए और मीर जाफर को क्या बना दिया, मीर जाफर को
बंगाल का नवाब बना दिया। मीर जाफर भी रहा। मीर जाफर के शासनकाल में अंग्रेजों ने भारत का स्वर्ग कहा जाने वाले बंगाल को इतना लूटा कि वह भारत का सबसे कमज़ोर और एक प्रकार से यह कह सकते हैं कि निर्धन राज्य बन गया। मीर जाफर के द्वारा जब बंगाल को लूट लिया गया और मीर जाफर अब कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा था, तो उसी समय मीर जाफर का दामाद था मीर कासिम। मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। मीर कासिम जो था यह अच्छी तरीके से जानता था कि अगर मैं अंग्रेज़ों के साथ न रहा, अगर इनके साथ मैंने कोई विरोध किया तो यह मेरा हाल भी सिराजुद्दौला का जैसा ही करेंगे। और वही हुआ। धीरे धीरे मीर कासिम भी इन सभी चीज़ों से ध्यान हटाते हुए आगे की प्लानिंग करने लगा, जबकि अंग्रेज जो थे वह भी अपने आगे की प्लानिंग करते रहते थे। ठीक है। और इसी क्रम में 1764 ईस्वी में एक डेट आ जाता है 1764 का। यह 1764 का जो हुआ था यह बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ था, जिसे हम लोग बक्सर का युद्ध के नाम से जानते हैं। बक्सर का युद्ध ध्यान में रखिएगा। यह 1764 में हुआ, जिसमें अंग्रेजों का जो सेनापति था, अंग्रेजों का सेनापति यहां पे लिख देते हैं, अंग्रेजों का सेनापति हेक्टर मुनरो था। कौन था? हेक्टर मुनरो। जबकि दूसरी ओर 3 लोग एक साथ खड़े हो गए थे। उस समय बंगाल का नवाब मीर कासिम था। मीर कासिम। अवध का नवाब सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला था। और उसी समय उत्तरवर्ती मुगल वंश में मुगल वंश में एक सुल्तान था शाह आलम द्वितीय। यह तीनों एक साथ थे और अंग्रेजों का सेनापति हेक्टर मुनरो था। और इस युद्ध का भी परिणाम दुखद हुआ और अंग्रेजों ने इस युद्ध को जीत लिया। सीधी सी बात, अब जानते हैं कि जब भारत के लगभग 30 से 35% भूभाग पर अंग्रेजों ने शासन करना शुरू कर दिया, तो सीधी सी बात है कि कंपनी जो 217 साझेदार थे उनमें भी कुछ कमियां आनी शुरू हो जाएंगी। इन कमियों को ही हटाने के लिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में संवैधानिक इतिहास 2 तरीके से हुआ। पहला इतिहास जो होगा, इस इतिहास में बात करेंगे हम लोग कंपनी के अधीन अधिनियम। और दूसरा क्राउन के अधीन अधिनियम। क्राउन के अधीन अधिनियम। इसी क्रम में अगर हम लोग पढ़ें तो अगर बात करेंगे कंपनी के अधीन अधिनियम की, तो आज इसकी थोड़ी सी झलक मैं आप लोगों को दिखला देता हूं, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे आगे। ठीक है। अगर हम लोग कंपनी के अधीन की बात करेंगे तो उसमें बहुत सारे रूल बने। इस रूल में सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट था 1773 ईस्वी। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। अगर दूसरी बात करेंगे तो 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स
इंडिया एक्ट 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट, 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट। फिर उसके बाद इसी में आएगा 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। फिर उसके बाद 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट और अंतिम 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट। ठीक है, यह सब सारी चीज़ें धीरे धीरे एक क्रम में आप लोगों से होती रहेंगी। आज की क्लास में हम लोग जितना भी चर्चा किए, आप लोगों को अगर समझ में आया हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। और आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को लाइक शेयर करना न भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।